हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या आप जानते हैं ये है हमारी अर्थ और यह है इस अर्थ का कंपैरिजन इन साइज एज कम्पेयर टू आवर सोलर सिस्टम एंड आवर यूनिवर्स एंड आवर गैलेक्सी मिल्की वे। हमारी अर्थ इतनी सी है और हमारा मिल्की वे इतना बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे इस साइज का क्या मतलब है, पर आपने देखा ये जितना भी कुछ हम देख रहे हैं, अर्थ, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी, क्या यही सब मिलके हमारा यूनिवर्स बनाता है? क्या यही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे यूनिवर्स के, या हमारे यूनिवर्स में और कुछ भी है? आपको जान के बहुत हैरत होगी, हम ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बचा हुआ 95% क्या है ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हमने बात की 5% की। ये जो 5% चीज़ें दिखती है, सन, सोलर सिस्टम्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ये सब कुछ बना है मैटर से। आप, हम, प्लांट्स, एनिमल, प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रॉइड्स, एवरीथिंग जो भी हम इस यूनिवर्स में देखते हैं, जो हमारी आंखों से दिखता है हमें, या हम रेडिएशन जिसकी फील कर सकते हैं, वो सब है मैटर। इस मैटर के अलावा दो और चीज़ें हैं जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे यूनिवर्स के। आज हम उन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इससे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो कि है डार्क मैटर। डार्क मैटर है 27% ऑफ आवर ओवरऑल यूनिवर्स। 5% है मैटर, 27% है डार्क मैटर। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डार्क मैटर में ऐसा क्या खास है, क्या होता है डार्क मैटर? इज इट एंटी मैटर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट? नो, एंटी मैटर और मैटर सेम ही प्रॉपर्टी से बने होते हैं। इट्स जस्ट मैटर एंड एंटी मैटर आर लाइक एग्जैक्टली अपोजिट। एंटी मैटर और मैटर जैसे एक दूसरे के टच में आते हैं, दे जस्ट एनाइलेट, वो फट जाते हैं। डार्क मैटर इज समथिंग एल्स, और इसका पता कैसे लगा ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अपन उससे बात चालू करते हैं। तो बात थी 1933 की, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ साइंटिस्ट सिर्फ गैलेक्सीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि भाई, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसने कहा हर मैटर का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जितना बड़ा पार्टिकल होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतना बड़ा उसका पुल होगा। अब सन का पुल है तो अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। मिल्की वे का पुल है तो सन उसके अंदर है, हमारा एक छोटा सा स्टार। बट वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई अब ये सारी गैलेक्सीज जब हम देखते हैं वो ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, जैसे वो बच्चों का झूला होता है ना जिसपे बैठ के बच्चे घूमते हैं। आपने उसमें फील किया होगा, जो बच्चे बाहर की तरफ बैठे होते हैं, जब झूला तेज लगने लगता है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप बाहर गिर सकते हैं। तो साइंटिस्ट को यही देखना था, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो साइंटिस्ट को यही देखना था कि जब ये गैलेक्सीज घूम रही, क्योंकि गैलेक्सीज की घूमने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट हम एक प्लेनेट पे हैं, हम बहुत ही छोटे से पार्टिकल हैं, हम उस स्पीड को फील नहीं कर सकते। बट इतनी बड़ी जब गैलेक्सीज घूम रही है, दे आर मूविंग एट लाइक अमेजिंग स्पीड। तो उसके अंदर जो बाहर वाले स्टार्स हैं, जो प्लेनेट है, वो या तो बाहर बिखर क्यों नहीं रहे हैं, या एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अंदर क्यों नहीं आ रहे, और ये इतनी यूनिक सी स्पाइरल सी शेप है क्यों बनाए हुए हैं। तो जब उन्होंने इस चीज़ पे और रिसर्च चालू की तो उन्होंने देखा कि कुछ तो मिसिंग है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। और वो कुछ क्या था, क्योंकि ले देखे इन सबको आसपास रखने के लिए एक ही फोर्स है जो वैलिड है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। अब ग्रेविटेशनल पुल का क्लियर नियम कि वो एक दूसरे को पास खींचेगा। और चलो हम एक गैलेक्सी के अंदर की बात ना करें, आसपास और भी गैलेक्सीज है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं आ रही हैं। और हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बाद से सारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, तो उस पर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अभी हम डार्क मैटर की बात करते हैं। तो जब उन्होंने रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो सारा मैटर जितना हम देख सकते हैं, अगेन टॉकिंग अबाउट सारा यूनिवर्स वगैरह सब कुछ, सारी गैलेक्सी सब मिला मिलू के भी जितना ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स चाहिए इस यूनिक स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, वो मैटर सिर्फ उसका 20% ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा था। तो बाकी बचा 80% कहाँ से आ रहा था? तो इसको एक साइंटिस्ट है फ्रिट्ज ज़ुइकी, उन्होंने 1933 में नाम दिया डार्क मैटर। उन्होंने डार्क मैटर को डार्क मैटर इसलिए बोला क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो ना कोई लाइट एमिट करता है, ना कोई रेडिएशन एमिट करता है, ना ही वो किसी नॉर्मल मैटर से रिएक्ट करके कोई एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, प्लैनेट या कुछ भी और बनाता है। इट्स टोटली यूनिक। इसको हम सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रेविटेशनल फोर्स और पुल की वजह से महसूस कर सकते हैं। तो अभी तक इसको साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए। दे आर 2 पर्टिकुलर कंटेंडर्स। हमारे जो लार्ज पार्टिकल कलाइडर्स होते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं डार्क मैटर को बनाने की, एक्सियॉन्स करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। बट हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आई वांट टू कीप दिस वीडियो रियली सिंपल and in layman language for everybody and all of us to understand.
तो उन्होंने इसको बोला डार्क मैटर, फ्रिट्ज़विकी ने जब 1933 में, और तब से डार्क मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा 27% ऑफ यूनिवर्स बनाता है। और यही इसी की वजह से हम हमारे इस ग्रेविटेशनल पुल, इन गैलेक्सीज के यूनिक शेप और इन शेप के इंटैक्ट रहने को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ऐसे क्यों है, इतने हजारों लाखों साल से गैलेक्सीज बिखरी नहीं, मिली नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब बचा 68%। हमने 32% की बात कर ली, 5% मैटर, 27% डार्क मैटर, बचा 68%। ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये 68% का भी पता लगाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 1917 में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी रिलीज की, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसमें उसने बोला कि यूनिवर्स एक कांस्टेंट है, यूनिवर्स बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, बट उसको ना घट रहा है बताने के लिए उसको एक कांस्टेंट चाहिए था जो कि इस ग्रेविटेशनल पुल को डिफाई कर सके। एक ऐसी एनर्जी, ग्रेविटेशनल हमारी अट्रैक्टिव एनर्जी है, उसको कोई तो एक रिपल्सिव एनर्जी समझानी थी जिससे कि वो ये समझा सके कि सारे यूनिवर्स वापस से सिकुड़ क्यों नहीं रहा है। बिग बैंग के बाद से जब वो फैला, चलो समझ में आया, बिग बैंग हुआ, वो बड़ा हुआ, बट उसको वापस से कम होना चाहिए था क्योंकि एक दूसरे का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे पे एक्सर्ट होना चाहिए था, या उस फैलने की स्पीड को कम होना चाहिए था। बट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी का बेस असम्पशन रखा कि भाई यूनिवर्स स्टैटिक है। जिस थ्योरी को गलत प्रूव किया एडविन हबल ने 1920 में, उसने कहा नहीं, यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स बढ़ रहा है। बट उसके बाद से रिसर्चर इस चीज़ पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब इसको नापने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे हम रेड शिफ्ट की बात करते हैं, जब कोई प्लैनेट दूर जा रहा होता है, जो एमिट कर रहा होता है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहती है एंड वेवलेंथ चेंजेस टू रेड शिफ्ट, बट अगेन दैट इज बिकमिंग टेक्निकल एंड वी आर नॉट गोइंग देयर। तो अब जब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते रहे 1920 से लेट्स कट टू 1998 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए। उन 3 साइंटिस्ट का नाम था एडम रीज, सॉल पर्लमुटर एंड ब्रायन श्मिट। इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं कि यूनिवर्स की स्पीड का क्या चल रहा है, कि वो किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो वो बहुत ही सरप्राइज थे देख के कि यूनिवर्स सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, बल्कि उसकी बढ़ने की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी, एज इफ कोई एनर्जी है जो इसको और प्रोपेल कर रही है। और उन्होंने इस एनर्जी का नाम दिया डार्क एनर्जी, जिसके लिए उन्हें 2011 में जाके नोबेल प्राइज भी मिला। तो डार्क एनर्जी क्या निकल के आई चीज? Dark energy is now, in scientific term, is a repulsive energy. Unlike gravitational pull, which is attractive energy, dark energy is a repulsive energy, and this is the most dominant force in our universe. ये हमारे यूनिवर्स का 68% पार्ट बनाती है। अब साइंटिस्ट इसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर ऑन द क्रिएशन ऑफ आवर यूनिवर्स, कि हमारे यूनिवर्स के बनने में इनका क्या हाथ है। क्या ये इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, क्या ये किसी मल्टी डायमेंशनल, किसी मल्टीवर्स के पार्ट है? बिकॉज स्टार्टिंग में जब बिग बैंग हुआ, ना डार्क मैटर का प्रेजेंस शो होता है, ना डार्क एनर्जी का, फिर ये कहाँ से आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। बट आज हमने जाना कि हम जितना कुछ देखते हैं वो कितना कम है ओवरऑल हमारे ही यूनिवर्स का। जो हमें दिखता है वो सिर्फ 5% है, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और हमें सोचना पड़ेगा, वी नीड टू कीप थिंकिंग कि हमारी आज भी इंटरनल ह्यूमन सिस्टम को लेके, हमारी एक्सटर्नल सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को लेके हमारी समझ और हमारी सोच कितनी कम है, हम कितना कम जानते हैं। ये एक्साइटिंग भी है और ये स्केरी भी है। तो लेट्स स्टे एक्साइटेड, लेट्स स्टे on the path of thinking and learning. So thank you all from our channel Think Terran, and this is bye from Varun.